हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल हम भाषा, लिपि और व्याकरण के अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को बढ़ाते हुए हम सभी आपके समक्ष कुछ नई स्लाइड्स के माध्यम से आपको नवीन एवं रोचक जानकारी प्रदान करेंगे। तो बच्चों, हम सभी आगे बढ़ने से पहले कल के विचारों के बारे में, कल की बातों के बारे में कुछ पुनरावलोकन कर लें। जैसे हम जानते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। भाषा के बारे में पढ़ा था, लिपि के बारे में पढ़ा था और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, मैं आपको एक बार पुनरावलोकन कराना चाहता हूं कि भाषा क्या है। तो क्या लिखा है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो कल हमने ये स्लाइड देखी थी। मैं आपको आगे ले चलता हूं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कल मैंने इसको विस्तार से समझाया था आप सभी को। आगे देखते हैं। भाषा का जो मौखिक रूप है उसे बोलकर या सुनकर ग्रहण किया जा सकता है। फिर जो भाषा का लिखित रूप है उसे पढ़कर या लिखकर ग्रहण किया जा सकता है। उसके बाद हमने जाना था कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है और हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, और उत्तर क्या था? हिंदी। फिर हमने आगे पढ़ा था कि हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में मैंने कल अंतर बताया था। फिर से मैं वो अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो किसी भी राष्ट्र के अधिकांश वर्ग के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था, क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? तो इसका उत्तर था नहीं। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, जाना था। और सभी भाषाओं की जो लिपियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी आदि आदि हमने यहां तक कल पढ़ा था। और अब देखते हैं कि भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, देवनागरी लिपि में कैसे लिखा है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और आह। तो यहां पर हम देख रहे हैं। और अंग्रेजी में देखिए रोमन लेटर्स कैसे लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके बाद हमने देखा गुरुमुखी में देखिए पंजाबी कैसे लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि जो पहले लिखी जाती थी देववाणी के रूप में, उसको कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ के साथ। तो ये देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि बोली के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोली किसको बोलते हैं? तो यहां पर लिखा है, सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। या इसको सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि बोली किससे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। तो बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता है, क्योंकि बोलियां केवल बोलने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती हैं। उन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। और प्रांतों में यानी अलग अलग प्रदेशों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश विविध भाषाओं, विविध संस्कृतियों से बना हुआ देश है। और इसमें विविध भाषाओं का मेल, विभिन्न प्रकार के खान पान, रहन सहन और सभी चीजों का मेल बनाकर हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति आत्मसात कर लेती है उन सभी मेलों को। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर भाषा जो है वो बदल जाती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखिए, बोलियां होती हैं, हिंदी बोली है, हिंदी भाषा है, लेकिन उसकी कई प्रकार की बोलियां हैं। देखिए, जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि, ये सब हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। लेकिन इनकी जो बोलियां हैं उनमें किसी भी सरकारी कामकाज को नहीं किया जा सकता, और बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता, और उसमें आप कोई या किसी साहित्य की रचना नहीं कर सकते। और अगर किसी साहित्य की रचना कर ली गई किसी बोली में, तो वो बोली बोली नहीं कहलाएगी,
वो क्या कहलाएगी? उपभाषा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आइए अभी हम आगे जानते हैं कि उपभाषा क्या होती है और बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। अब देखिए, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप कर सकते हैं। पहले है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है? तो भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का कौन सा रूप होती हैं? मौखिक रूप होती हैं। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के कौन से रूप में होता है? तो लिखित रूप में होता है। प्रत्येक भाषा की होना चाहिए। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। अब देखिए, आपके समक्ष कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनको पढ़कर बताइए कि ये पढ़ने में शुद्ध लग रहे हैं अथवा अशुद्ध लग रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है? मेरा बहन अच्छा है। तो ये तो अशुद्ध वाक्य हुआ। इसको व्याकरण के अनुसार से अगर हमें शुद्ध करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? मेरी बहन अच्छी है। यानी हमने इस वाक्य को स्त्रीलिंग रूप में लिया है और इस वाक्य में पुल्लिंग का रूप झलक रहा है। तो इसलिए हमें व्याकरण के अनुसार वाक्य को शुद्ध करना पड़ेगा और शुद्ध करने में ये वाक्य कैसा बनेगा? मेरी बहन अच्छी है। अब देखिए, अशुद्ध वाक्य लिखा है, व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं लिखा ये वाक्य। हम आइसक्रीम खाऊंगा। तो हम जो है वो एक वचन है अथवा बहुवचन है? तो हम सभी जानते हैं कि हम तो बहुवचन है, तो हम आइसक्रीम खाऊंगा कैसे हो सकता है? तो यहां पर शुद्ध करके क्या लिखेंगे? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोली एवं उपभाषा के मध्य अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसमें प्रायः साहित्यों की रचना नहीं हो सकती, सरकारी कामकाज में जिसका इस्तेमाल या प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन उपभाषा किसको बोलते हैं? कि जिन बोलियों में साहित्य आदि की रचना हो जाती है वे बोलियां नहीं कहलाती, फिर वे उपभाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ब्रज भाषा में सूरदास आदि का, कृष्ण भगवान का चरित्र वगैरह लिखा गया है, तो वो बोली ब्रज भाषा बन गई, उपभाषा बन गई। उसी प्रकार से अवधि भी एक बोली थी, लेकिन उसमें तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और अवधि बोली ना रहकर एक उपभाषा कहलाई जाने लग पड़ी, क्योंकि उसमें साहित्य की रचना हो गई। अब हम आगे अपनी स्लाइड के द्वारा माध्यम से बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? व्याकरण। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। कल मैंने बताया था कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना, अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं। तो इसीलिए इन दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। अगर हम व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे हिंदी का जो व्याकरण है हिंदी व्याकरण कहलाता है, अंग्रेजी का जो व्याकरण है वो इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। इसी तरह अन्य भाषाओं के व्याकरण के अलग अलग नाम होते हैं और प्रत्येक भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। जैसे देखिए, 4 आदमी उधर जा रही थी। तो क्या यह वाक्य व्याकरण के अनुसार शुद्ध है? क्या यह वाक्य व्याकरण के अनुसार उचित है? क्या यह वाक्य व्याकरण के अनुसार अनुकूल पड़ रहा है? आगे देखिए, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है? ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध? इसका पता किससे चलेगा? इसका पता तो व्याकरण से चलता है। इनका शुद्ध रूप किस प्रकार से है? देखिए, इस प्रकार से है। 4 आदमी उधर जा रहे थे और दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। यहां पर अनुस्वार की जगह अनुनासिक होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, गलती है, त्रुटि है। तो यहां पर हम इसकी वर्तनी को भी देखेंगे कि इसकी वर्तनी जो है यहां पे लड़कियां में अनुस्वार नहीं होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए, यानी चंद्रबिंदी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं अब व्याकरण क्या है। देखिए, मैंने आपको कल ही परिभाषा इसकी बताई थी कि व्याकरण क्या है।
व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं।